नाम शिखा है। मैंने अपना बैचलर्स बिजनेस में निरमा यूनिवर्सिटी से और मास्टर्स एंथ्रोप्रेन्योरशिप में बैप्सन यूएसए से किया है। उसके बाद मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम ऑल्टमैट है। यहाँ हम एग्रीकल्चर वेस्ट को नेचुरल फाइबर्स और यार्न्स में यानी कि नेचुरल टेक्सटाइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये करने से दो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। एक, टेक्सटाइल बहुत ही पॉल्यूटिव इंडस्ट्री है और उसका एक मेजर रीज़न ये है कि जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि पॉलिएस्टर, वो प्लास्टिक है। जब भी आप और मैं पॉलिएस्टर का कपड़ा धोते हैं हम माइक्रो प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, जो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बट ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं। तो बहुत ज़रूरी था कि हम इस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाने के लिए नए मटेरियल्स ढूंढें। तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है और दूसरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि हम एग्रीकल्चर वेस्ट को वेस्ट नहीं होने देते हैं, उसको फार्मर्स को जलाने से रोकते हैं और उसको एक अच्छे यूज़ में यूज़ लेते हैं। इसका मतलब जब हम एग्रीकल्चर वेस्ट को एक नेचुरल फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तब दो इंडस्ट्री के मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। इससे जो हम नेचुरल मटेरियल बनाते हैं वो यही नहीं कि सिर्फ वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है, पर इससे और भी कहीं फ़ायदे होते हैं, जैसे कि फार्मर्स के लिए एक एडिशनल इनकम जनरेट हो सकता है। फंक्शनली भी ये मटेरियल्स कुछ चीज़ों में बेटर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ये मटेरियल्स नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है। इसका मतलब ये स्वेट और स्मेल को दूर रख सकते हैं। इन्हीं कई रीज़न की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मटेरियल्स ऑफ फ्यूचर ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स स्केलेबल है, फीजिबल है और वायबल भी है। अब हमने एक फैक्ट्री बनाई है जहां हम करीबन साल का 800 से 1000 टन ये फाइबर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हम अगले 3 सालों में इस प्रोडक्शन को 10 गुना कर पाएंगे। अभी जो हमारे सप्लाई चेन्स है वो ग्लोबल है, पर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि इन सप्लाई चेन्स को इंडिया और दूसरे रीजन्स में भी स्प्रेड कर सकें। मैं बहुत छोटी थी जब मैं पहली बार अपने पापा की फैक्ट्री के इनॉग्रेशन में गई और वो ऑटोमोबाइल वेस्ट और बैटरी वेस्ट को कन्वर्ट करते थे फिर से अच्छे मेटल्स में, और ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था टू टर्म्स लाइक रिसाइकलिंग, पॉल्यूशन। और मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप देख के इतना अच्छा लगा, मैं इतनी एनकरेज हुई कि बाद में मैंने इन प्रोजेक्ट्स को अपने स्कूल में करना स्टार्ट करा। उसने मुझे क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी सिखाया। फिर जब मैं निरमा में पढ़ रही थी मैंने ऐसे ही एक सप्लाई चेन प्रोजेक्ट लिया था टेक्सटाइल में। वहाँ मुझे पता चला कि टेक्सटाइल इतना पॉल्यूशन कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि जब मैं स्कूल में क्लाइमेट एक्शन के बारे में इतना बात करती थी, मेरे ही अपने कपड़े, मेरे ही अपने घर की चीज़ें जैसे कि कारपेट भी इतना पॉल्यूशन में योगदान देते हैं। तब से मैं चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें हम वर्ल्ड लेवल पे एक सिग्निफिकेंट लेवल पे ऐसे एफर्ट्स कर पाए कि हम सिस्टमैटिकली इन पॉल्यूटिव मटेरियल्स से दूर होकर बेटर मटेरियल्स को यूज़ कर पाए। इससे मुझे ये आइडिया आया कि हम कैसे ये बेटर मटेरियल्स बना सकते हैं। फिर जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी वहाँ पे एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट के दौरान मुझे पता चला फार्म में भी बहुत सारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। चीज़ें जुड़ती गई और हमने कोशिश की क्या हम एग्रीकल्चर वेस्ट को अच्छे टेक्सटाइल मटेरियल्स में बदल सकते। इस तरह से हमारी ये कंपनी स्टार्ट हुई। आज ऑल्टमैट इंडस्ट्रियल स्केल पे एग्रीकल्चर वेस्ट को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पा रहा है, जो ग्लोबली बेस्ट ब्रांड्स टेस्ट और ट्राई कर रही है। जब मैं यूएस से यहाँ वापस आई थी तब पहली बार आई सॉ कि गुजरात का एंथ्रोप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम भी इतना वाइब्रेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की पॉलिसीज़ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, एसएसआईपी और जो काफ़ी कम्युनिटीज़ है लाइक आई हब कम्युनिटी और जीयूसेक कम्युनिटी, इन सब से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और अर्ली डेज़ में काफ़ी मदद हुई इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि स्टेट के दूसरे एंट्रप्रेन्योर्स कैसे काम कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, नेटवर्किंग एंड मेंटरिंग, the whole environment was quite vibrant and it is only getting better with time. So I'm very thankful to the entire community of having built this wonderful environment in the city and the state. आप जैसे देख रहे हैं टेक्सटाइल हर जगह पे है। आप कारपेट पे सो रहे हैं, कारपेट पे चल रहे हैं, पिलोज यूज़ कर रहे हैं, टेक्सटाइल्स अपने क्लोथ्स में हैं, पर हमें ये नहीं कभी पता चलता कि जिस मटेरियल से ये टेक्सटाइल्स बनते हैं वो बहुत ही पॉल्यूटिव हो सकते हैं। अराउंड 57% अभी हमारे टेक्सटाइल पॉलिएस्टर है, और पॉलिएस्टर और कुछ भी नहीं पर प्लास्टिक है। जब भी आप उन्हें वॉश कर रहे हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ करते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, फिश के अंदर जाते हैं और उसके थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ में भी आते हैं।
तो अभी इस दौरान अ कपल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ही स्टमक में कहीं होंगे और हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहे होंगे। सिर्फ सिंथेटिक मटेरियल्स नहीं, मटेरियल्स लाइक कॉटन ऑल्सो एनवायरमेंटली डिग्रेडेबल हो सकते हैं, क्योंकि जब हम उसे ग्रो करते हैं तो करीबन 1 kg ऑफ कॉटन एंड्स अप टेकिंग 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, विच इज़ अ होल लॉट ऑफ वाटर। तो ऐसे और बहुत सारे फैक्ट्स हमें एक चीज़ कहते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स की ज़रूरत है। जैसे फ्यूल्स में हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ज़रूरत थी, विंड एनर्जी की ज़रूरत थी, उसी तरह मटेरियल्स में वी नीड ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, वी नीड मटेरियल साइंस टू टेक द लीड। सो हम वो ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्यूटी ये है कि हम उसके लिए एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ करते हैं इस तरीके का, और उसको हम एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के थ्रू नेचुरल फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। एक बार ये इस नेचुरल फाइबर में आ जाए तो आप इससे यान बना सकते हैं, जैसे ये क्लॉथ के लिए पतला धागा होगा, या आप कारपेट के लिए एक मोटा धागा भी बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स दुनिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट अगर एक ऑल्टरनेटिव मटेरियल को हमें मेन स्ट्रीम करना है, हम चाहें कि ये घर में हो, तो ज़रूरी है कि ये इकोनॉमिकली वायबल हो, उसका प्राइसिंग भी तो उस रेंज में आना चाहिए, उसका जो प्रोडक्शन है वो स्केल पे पॉसिबल होना चाहिए। आज हम करीबन 111 ट्रिलियन टन्स फाइबर यूज़ करते हैं, तो आप मार्केट में ये लेके नहीं जा सकते कि हम 1 टन महीने का बनाएंगे। तो हम कैसे मेक श्योर करें कि एक मटेरियल सिर्फ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं बट इकोनॉमिकली वायबल हो और उसमें स्केल करने की क्षमता हो। तो अब जो हमने किया है पिछले 4 इयर्स के रिसर्च में, हमने आइडिएशन से पहले लैब का एक प्रोसेस बनाया था, फिर हमने पायलट फैक्ट्रीज़ की। उस पायलट फैक्ट्री का जो आउटपुट था वो बड़ी कंपनीज जैसे अरविंद, वेल्सपन, गैप, C&A, वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स ने उन्हें टेस्ट किया। उसके सक्सेस के बाद अभी अक्टूबर 2020 में मेरे हिसाब से वो शायद ऐसा कपड़ा बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहाँ हम दिन का 3 टन फाइबर बना सकते हैं, करीबन साल का 900 टन, और जब आप उसको दूसरे फाइबर्स में ब्लेंड करके बनाते हैं तो कुछ 2000 टन यार्न्स आप पर ईयर बना सकते हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। और जब इसका भी वेस्ट निकलता है टेक्सटाइल के अलावा, यू कैन यूज़ दैट वेस्ट इनटू पैकेजिंग। तो अभी जैसे पेपर्स ट्री को काट के बन रहे हैं, आप अगर एग्रीकल्चर रेसिड्यू को, जो राइस वेस्ट है, और उन सबको इन पर्पसेस में स्केल अप कर सके, सप्लाई चेन्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, तो यू आर नॉट ओनली सॉल्विंग एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट आप सोशल इंक्लूसिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप फार्मर्स के लिए एडिशनल इनकम बना रहे हैं, वाइल सेइंग दैट आई एम इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। सो इट्स नॉट जस्ट अ फॉर गुड कंपनी बट इट्स ऑल्सो अ फॉर प्रॉफिट। ओके, फाइन। आपने ये जो किया है उसमें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और कैसे, क्योंकि आपका जो नाम है कंपनी का ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, राइट, तो ये आपको कहाँ से सपोर्ट, कैसे आपका मेंटरिंग कुछ हुआ होगा, आप कैसे आगे बढ़ी हैं? जी सर, मैम सबसे पहले द आइडिया केम टू मी जब मैं शायद बहुत छोटी थी, 10 साल की। मेरे पापा ऑटोमोबाइल वेस्ट में से मेटल वापस से बनाते हैं, सो ही इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। सो आई रियलाइज्ड कि अच्छा, यू कैन हैव समथिंग लाइक रिसाइकलिंग, वेस्ट से वैल्यू बन सकता है। एंड देन ड्यूरिंग माई स्कूलिंग इन द रोजरी स्कूल, मैं काफ़ी साइंस फेयर में जाती थी। आई वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन टू क्लाइमेट एक्शन लाइक कॉजेज़। और एक दिन जब अंडर ग्रेड में हमें एक प्रोजेक्ट पिक करना था, निर्मा यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, तो मैंने ऐसे ही टेक्सटाइल सप्लाई चेन पिक किया था, क्योंकि मुझे लगा क्यों हम मास कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्यों हम हर टी शर्ट अलग रंग का नहीं बना सकते। तो जब उस सप्लाई चेन को स्टडी करी थी तब मुझे पता चला कि ये जो डेनिम मैंने ही पहना है ना, वो इतना पॉल्यूटिव है, और मैं क्लाइमेट एक्शन की बात कर रही हूँ। ये जो कारपेट मुझे कल खरीदना था और मैं मम्मी से कह रही थी, वो इतना पॉल्यूटिव है। और अभी मुझे सीरियसली लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो क्लाइमेट चेंज का है, वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का है। हमें ये क्वेश्चन सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है। तब आई रियली वांटेड टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ें हम बदल सकते हैं। तो इफ़ वी कैन चेंज व्हाट आवर क्लोथ्स इज़ मेड ऑफ, वो उस 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी नीड। तो तब ये इसका कमर्शलाइजेशन कैसे किया है आपने? जब आइडिएशन था तब मैं यूएस में थी, तब वहाँ पे पीपल वो टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर वेस्ट, और वहाँ से कुछ आइडियाज़ आए, एंड आई हैड गुड जॉब ऑफर्स एंड एवरीथिंग, बट आई वांटेड टू कम बैक, आई वांटेड टू डू अ कंपनी ऑफ माय ओन।
सो विद दैट सटल आइडिया कि हम सस्टेनेबिलिटी पे जाते हैं, यहाँ पे आके मैंने ट्रेडिंग करने की कोशिश किया कि क्या हम चाइना जैसी कंट्रीज जो कुछ सस्टेनेबल मटेरियल्स बना रही थी जो इंडिया उस टाइम नहीं बना पा रही थी, उसको यहाँ ला के सेल कर सकते हैं क्या। तो मैंने बहुत सारे होटल में जाके बात किया कि आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। उस दौरान मुझे ये समझ आया कि सप्लाई चेन बहुत बड़ी है, बहुत सारी ग्रीन वॉशिंग हो सकती है, बहुत सारा प्राइसिंग सही नहीं है। सस्टेनेबिलिटी मतलब एक्सपेंसिव, सो इट कैन नॉट गो टू मेन स्ट्रीम। तो तब से आई स्टार्टेड टू बिल्ड रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री and then we worked with scientists. I studied a lot of chemistry and mechanics to kind of figure out the technology. Once the technology was done, हमने cold call करा. We just called Arvind. We just reached down on LinkedIn. मैं एक फेलोशिप के लिए जो एक गुजरात यूनिवर्सिटी ने ही सपोर्ट किया था, राजीव सर्कल फेलोशिप के लिए मैं अमेरिका गई थी। तो मैं गैप की ऑफिस चली गई और मैंने उनको बोला कि आप ये क्यों नहीं करते। आने वाले समय में क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? I feel execution is going to be a tricky thing with lot of these things changing। कि पहले जब मुझे किसी को मोबिलाइज करना था कंपनी से कि आप यान के एक्सपर्ट हैं, जाके उस फैक्ट्री में चेक करके आओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हम अभी भी वो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे हम वो करें। बट आई रियली फील द चैलेंज जिस पार्ट हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड एग्जीक्यूशन पार्ट में, नाउ इट्स ऑल अबाउट सेल्स। नाउ दैट द मटेरियल हैज़ बीन प्रोवन कि ये बन सकता है, ये स्केल पे बन सकता है, नेक्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट सेल्स। इट्स अबाउट कन्विंसिंग ब्रांड्स टू पुट दिस ऑन टू देयर रिटेल रैक्स। आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने बताया एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मीन्स उसमें पर्यावरण को शुद्ध करने का आपका प्रयत्न है, तो शायद यही बनने का है या उसमें कोई वाटरिंग यूज़ होता है या ऐसा कुछ है, कैसे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है? तो जैसे हमने देखा कि पॉलिएस्टर जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक पॉलीमर होता है, उसका बेसिक कंपोनेंट, वो लास्ट में जाके डिग्रेड नहीं होता, वो कहीं लैंडफिल में रहेगा या वाटर में प्लास्टिक घूम रहा है वैसे ही वो घूमेगा। अब हम जो भी मटेरियल्स बनाते हैं वो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो एंड ऑफ लाइफ इश्यूज आपको नहीं होंगे। दूसरा, सिर्फ एंड ऑफ लाइफ में क्या होता है वो नहीं, वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कॉटन के पेड़ में प्लांटेशन करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर जा रहा है, पर अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप केला फ्रूट के लिए उगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई और प्लांट प्रोटीन के लिए उगाओ, उसके साथ जो स्टेम हो रही है, थर्ड हो रही है, या पाइनएप्पल का जो लीफ हो रहा है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल मैं आपसे खरीद लेती हूँ, आपको एक्स्ट्रा इनकम होगा और हमें एक बहुत ही कम रिसोर्सेज से बना हुआ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। और उसको हम फिर जब कन्वर्ट करते हैं तब भी हम कॉन्शियस होते हैं कि कितना लीटर पानी पर केजी किया, तो कॉटन के कंपैरिजन में वो 1/6 अमाउंट भी नहीं होता। इट इज़ दैट लिटिल, नो पेस्टिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड, नो बायोडिग्रेडेबिलिटी इश्यूज। सो एक कपड़े के अलग अलग लाइफ साइकिल में, फ्रॉम रिसोर्स स्टेज टू यूसेज स्टेज टू एंड ऑफ लाइफ स्टेज, हम सभी में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को उसके कोर में रखते हैं। अच्छा, आप बीइंग ए वुमन, आपको कोई इसमें आपके काम में कोई तकलीफ आई है, कोई चैलेंजेस आई हैं, कैसे आपने उसको टेक ओवर किया है? आई थिंक वैसे भी जब आप एक नए रिवॉल्यूशनरी आइडिया के साथ आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, yes. एक आपको रेजिस्टेंस वो तो होता है, पर ये रेजिस्टेंस अगर आप यंग है और आप फीमेल है तो काफ़ी हाई होता है। हाँ, ये एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है वो रेजिस्टेंस बिल्कुल था। लोगों ने कहा कि ये आप क्या बोल रही हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और जब हम लैब स्टेज पे गए, पायलट स्टेज पे गए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पायलट में तो बहुत सारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बन जाती है, आप ये बताओ फैक्ट्री कितने लोगों की बनती है। तो हमने फैक्ट्री बना के दिखाया। सो द पॉइंट इज़ कि वो रेजिस्टेंस आपको हाई मिलता है, पर एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपको हर इंसान को पहले दिन इम्प्रेस नहीं करना है, पहले दिन कन्विंस नहीं करना है। टेक योर टाइम, आप उन्हें बताएं कि दिस इज़ माई नेक्स्ट गोल, और 2 महीने के बाद वापस जाए ना, ये हो गया गोल। सो जो आपका वो रेजिस्टेंस है वो आपके सॉफ्ट पावर में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ दे फील, ओ माय गॉड, अ यंग गर्ल एंड शी कैन अचीव, सो नाउ दे ट्रस्ट मी मोर देन दे माइट हैव ट्रस्ट अ मिड एज मैन। ओके, आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका अभी तो शुरू होने वाला है, तो आप कैसे आपका परिवार से मैनेज कर पाएगी या कुछ और आपने तय किया है? मैम अभी बिकॉज फैक्ट्री बन गया और काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट था, माई फादर हैज़ बिन अ वेरी गुड सपोर्टर एंड हैज़ पुट इन गुड अमाउंट ऑफ मनी टू बिल्ड दैट फैक्ट्री, बिकॉज इट्स क्वाइट अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट टू बी कॉल्ड स्टार्ट। शायद इसी रीज़न से, इन स्पाइट ऑफ इंडिया बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग नेशन, हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग में ही कम स्टार्टअप्स करते हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा लीड पावर हो सकता है। वी माइट नॉट वांट टू बिकम द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली, we might want to become the next Ahmedabad, next manufacturing hub for the nation. So
ये एक रीज़न था, बट माई फादर हैज़ इवॉल्व विथ मी एंड ही हैज़ अ ग्रेट स्किल सेट. ही इज़ नॉट अबाउट नंबर. इट वाज टफ टू काइंड ऑफ कन्विंस हिम. बट अगर आप जा रहे हैं फुल फोर्स के साथ, उन्होंने देखा है मुझे 4 साल स्ट्रगल करते हुए. ही हैज़ सीन कि इसमें ROIs हो सकते हैं, रिटर्न्स हो सकते हैं. So he's very professionally invested into my company. ओके फाइन. बट बेटियों के लिए इन्वेस्ट करना फादर के लिए थोड़ा रहता है कि अगर ये शादी करके चली जाएगी तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो उसके साथ चला जाएगा. ऐसी कुछ सोच आपके पिता ने नहीं रखी है? नहीं, मैं आपसे मैं महेश्वरी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो बिल्कुल मारवाड़ीज में ये कॉन्वर्जेशंस होता है पर इसलिए. कितनी अजीब बात है कि उन्हें उनके पास शादी में गिफ्ट देने को पैसे हो सकते हैं, पर अपनी बेटी के सपने में पैसे लगाने को नहीं. पर डैड ऐसे नहीं सोचते. जब उन्हें उल्टा क्वेश्चन किया गया था कि आप अपनी बेटी को US भेज रहे हो, इतना सारा पैसा लगा रहे हो, तो उन्होंने मेरे सामने जवाब दिया. एंड ही इज़ अ वेरी गुड, ही हैज़ गुड सोशल स्टेटस, गुड पर्सन. उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा पहला धर्म ये है, बाद का बाद में देखेंगे, और जब मेरे पास है, हाउ कैन आई स्टॉप हर टू बी दिस. एंड आई थिंक वही उनकी फिलोसॉफी रहती है. बाद में क्या होगा, ही इज़ नॉट वेरी कंसर्न. प्रोबेबली ही सीज मी एज हिज असेट and not a liability. That is why he thinks that there is return. वो ऐसे नहीं सोचते. और ना ही मैं ऐसे सोचना चाहूँगी कि मैं लेके चली जाऊँगी. नहीं, ये सोच रहती है ना वैसे. जी बिल्कुल. अच्छा, आपने जो बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हर पिता अपनी बेटी की शादी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके सपने के लिए इन्वेस्ट नहीं करते. मैं आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके पिताजी को बहुत सी बधाई देना चाहती हूँ कि उसने अपनी बेटी पर इतना विश्वास किया है, उसके सपने को ग्रो करने में इतना सपोर्ट किया है. तो मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, और ये भी सोचती हूँ कि हर बेटी को ऐसा पिता मिले. What turnover are you expecting in the coming years? It should cross 25 crores. 25 crores in the first year. Yes. Okay, and how much investment has gone into it? It has been somewhere around 5 to 6 crores. 5 to 6 crores. Okay. And you have partners also? No, it's No partners. 100% totally. Okay, well, it's your sole proprietorship. It's a partnership company. What My support family- have you received from government? So we've been incubated at GeoSAC, and there has been all kinds of support. So of course economic support we do talk about it, but I also feel a strong sense of community. I remember जिस दिन मैं वापस आई थी, I was so lost कि अभी किससे जाके बात करना है, क्या करना है. But then you go to a community and you feel, oh, 10 other people same problem. So it just feels very nice. So there has been a good community support. There has been a good sense of mentorship where even if nobody is helping you technically, material science में एक बहुत niche field हो जाता है, but किसी का इतना कह भी देना तो अटक जाए तो मेरे पास आ जाना, अपन कुछ देखते हैं, वो mental support भी बहुत होता है. So not just economic, I feel a community has been a great emotional support from me. Anything that you expect from us now? Yes, I think as and when we grow, because this is more about having that industrial infrastructure, building those supply chains which are more rooted into rural supply chains, but having infrastructure that is more urban and more into special economics. So, and it's a heavily export-oriented company. It would be great to figure out a plan to make this one of the biggest production company of alternative materials. As you see, a lot of textile businesses moving out of countries like China. And the future is about sustainable materials. You don't want to sell the same 1% margin stuff anymore. You want to be the niche producer. You want to be that premium producer. And a company like this can attract business that has been flowing out from those companies. We can totally be the premium material provider when Vietnam now takes over the generic manufacturing. Let's take that second step. Let's be the lean manufacturer. You'll be able to do it, don't worry. अच्छा, आप कितने लोगों को रोजगार देंगी? हमारे यहाँ पे आप प्रोडक्शन करेगी, कितने लोगों को रोजगार देने का आपने सोचा? अभी we are having around 20 people, and I feel within next 6 months we are going to be 45. अच्छा. Thank you.